अस्सलाम वालेकुम। अंबरनाग मारिया सीरीज फिरौन की तबाही एपिसोड 12। वीरान शहर। रात को सरदार अपने साथ अंबर को एक कहवा खाने में ले गया। ये कहवा खाना शहर इलाम के मशरकी दरवाजे के पहलू में था। यहाँ लोग लकड़ी की चौकियों के इर्द गिर्द बैठे कहवा पीते हुए बातें कर रहे थे। कहीं कोई सिपाही जंग में दुश्मन के साथ अपनी बहादुरी की कहानी सुना रहा, कहीं कोई व्यापारी दूसरे ताजर से कारोबार की बात कर रहा था, कहीं कोई फलाह समुंदर के अजीबोगरीब वाक़यात सुना रहा था। कहवे खाने के अंदर हक्का मक्का शोर सा मच रहा था। सरदार को अंदर दाखिल होते देखकर कहवे खाने का मालिक भागकर आगे बढ़ा और उसने ढुककर सलाम किया। अगर हजूर पसंद फरमाएं तो मैं स्याह अंगूरों की बेल के नीचे तख्त बिछा दूं। सरदार ने कहा, हाँ वहाँ मुनासिब रहेगा, यहाँ शोर है, हम कुछ बातें करना चाहते हैं। जो हुक्म हुजूर। कहवे खाने के मालिक ने उसी वक्त कहवे खाने के अकब में स्याह अंगूरों के बाग में मशल जलाकर संगे सुर्ख का तख्ता पर रख दिया और ऊपर खरतूम का सफ़ेद खेस डाल दिया। अंबर और सरदार वहाँ गए तो कहवा आ गया और वो कहवा पीते हुए बातें करने लगे। अंबर ने कहवे की तारीफ की और कहा कि इलाम में कहवा बहुत लजीज है। सरदार ने उसे बताया कि जनूबी अफ्रीका अपने लजीज और ख़ास कहवे के लिए मशहूर है। उसके बाद वो हैनिबल की रयाया की बातें करने लगे। अंबर हैनिबल की मर्दाना वजहायत और सिपाहियाना शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ। सरदार ने मुनासिब मौका देखकर बात शुरू करते हुए अंबर को बताया कि हैनिबल चाहता है कि वो अंबर जाकर वहाँ बात ज़रूरी मालूमात हासिल करके लाए। हैनिबल मिस्र पर आखिरी और फैसला कुन हमला करना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो मिस्री फौज और मंजनीकों की तादाद के बारे में मुकम्मल तफसील पाना चाहता है। अंबर को मालूम था कि सरदार उससे यही बात करेगा और वो मिस्र जाकर ये मालूमात फराहम करने के लिए ज़हनी तौर पर राज़ी था, क्योंकि मिस्र के शाही ख़ानदान ने उसकी वालिदा और चचा को कत्ल करके उस ख़ानदान की बुनियाद डाली थी जो आज वहाँ हुक्मरान था। अंबर चाहता था कि इस ख़ानदान की ईंट से ईंट बजा दी जाए ताकि वो अपनी माँ के कत्ल का इंतकाम ले सके। फिर भी वो सरदार पर यह जाहिर करना चाहता था कि वो जासूसी करने पर सिर्फ उसकी खातिर राज़ी हो रहा है। उसने कहा, मुअज़्ज़िज़ सरदार, जासूसी अच्छा काम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी खातिर ये काम भी कर लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने पर तैयार हूँ। शर्त यह है कि मेरी मालूमात अगर दुरुस्त साबित हुई तो मैं बेनीबाल के दरबार में एक ओहदा तलब करने में हक बजाने भूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं दरबार में ओहदा दिलवा दूंगा, तो फिर मेरे मिस्र पहुँचाने का बंदोबस्त किया जाए। सरदार बहुत खुश हुआ कि अंबर ने बहुत जल्द उसकी बात मान ली थी, वरना उसे ख्याल था कि अंबर शायद मिस्री होने की वजह से जासूसी करने पर आमादा न हो। लेकिन उसे क्या मालूम कि अंबर तो मिस्र के शाही ख़ानदान से अपनी वालिदा के कत्ल का बदला लेना चाहता था। सरदार ने उसी रोज़ अंबर के मिस्र की तरफ कूच करने का बंदोबस्त कर दिया। अंबर के साथ उसने 6 सवारों का एक दस्ता दिया, जिनका फ़र्ज़ ये था कि वो अंबर को अपनी हिफाजत में मिस्र की सरहद पर पहुंचाकर वापस आ जाएं। मुंह अंधेरे ये छोटा सा काफिला मिस्र की जानिब रवाना हो गया। इलाम शहर से मिस्र की सरहद 7 दिन रात से मुसाफिर थी। दिन के वक्त ये लोग सफ़र करते और रात को किसी मुनासिब जगह देखकर पड़ाव कर लेते। छठे रोज़ शाम के वक्त ये लोग सहरा में सफ़र कर रहे थे कि अचानक आसमान पर धुंध सी छा गई, हवा बंद हो गई और हब्स सा हो गया। सिपाहियों ने फ़ौरन एक जगह रेत में खैमे लगा दिए। अंबर ने सफ़र जारी रखने के लिए कहा तो सिपाही ने कहा, सरदार, बड़ा ज़बरदस्त आंधी का तूफ़ान आ रहा है। अगर हमने खैमों में पनाह न ली तो हम रेत के तोदों में दब कर रह जाएंगे। ऐसा ही हुआ। अभी वो मुश्किल से खैमे के अंदर घुसकर लेटे ही थे कि आंधी चलना शुरू हो गई। ये आंधी इस कदर शदीद थी कि खैमे के बाहर हज़ारों शेर दहाड़ते महसूस हो रहे थे। सारी रात आंधी चलती रही। सिपाही खैमों को हाथों और पाँव से थामे रहे। हर लम्हे में फिक्र था कि अभी खैमा उड़ जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद सिपाही तेज़ आंधी में बाहर निकलकर खैमे के ऊपर पड़ी हुई रेत साफ कर देते। अगर वो ऐसा न करते तो यकीनन रेत के टीले तले दब कर रह जाते। रात के पिछले पहर तूफान थम गया। आसमान एकदम साफ हो गया। उन्होंने खैमे से बाहर निकलकर देखा, सहरा का नक्शा ही बदल गया था। जहाँ पहले टीले थे वहाँ सहरा था, और जहाँ पहले सहरा था वहाँ अब रेत के बड़े बड़े टीले खड़े हो गए थे। उन्होंने खैमा उठाड़कर घोड़ों पर रखे और सितारों की रहनुमाई में सफ़र शुरू कर दिया।
सुबह को सूरज निकल आया और रात की शबनम में भीगी रेत एक पहर दिन गुजरने के बाद अंगारों की तरह गर्म होना शुरू हो गई। मगर उन्होंने पाँव के गिर्द चमड़ा लपेट रखना था और सरों पर धूप से बचने के लिए अमामे बांध रखे थे। दोपहर के वक्त उन्होंने एक नखलिस्तान में पड़ाव किया। ये नखलिस्तान सहरा के बीच में जन्नत का टुकड़ा मालूम हो रहा था। खजूरों के झुंड के ठंडी छांव में चश्मा बह रहा था। इस चश्मे का पानी बेहद ठंडा और मीठा था। उन्होंने खुद भी जी भर पिया और घोड़ों को भी पानी पिलाया। तीसरे पहर जब धूप ढलने लगी तो वो एक बार फिर ताज़ा दम होकर अपने सफ़र पर रवाना हो गए। सारी रात वो सहरा में सितारों की हल्की हल्की रोशनी में सफ़र करते रहे। सितारे आसमान पर बड़े बड़े हीरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। सिपाही तारों की रहनुमाई में सफ़र करने के आदी थे। चुनांचे जब रात ढल गई और आसमान पर सुबह की रोशनी फैलने लगी तो उन्हें दूर मुल्क मिस्र के एहराम दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद वो मिस्र की सरहद में दाखिल होने वाले थे। सरहद के पास आकर सिपाहियों ने गंबर को खुदा हाफिज कहा और वापस इलाम की सिमत मुड़ गए। गंबर मिस्र की सरहद पर अकेला खड़ा था। ये वो मुल्क था जिसकी आबो हवा में वो पलकर जवान हुआ और जिसकी एक फ़रौन ने उसकी वालिदा को जहर देकर हलाक कर दिया था। उसका दिल इंतकाम की आग में जलने लगा। उसे यूं महसूस हुआ कि अगर उसने फ़रौन के ख़ानदान से इंतकाम न लिया तो उसकी माँ और नेक दिल चचा की रूह तड़पती रहेगी। मिस्र की सरहद में वो 1000 साल के बाद दाखिल हो रहा था। इस असना में कितने ही फ़रौन मिस्र के तख्त पर बैठा कर मरखपटे थे। इस वक्त मिस्र के तख्त पर अबू संबेल का पेड़ पोता बैठा था। वो एक कमज़ोर और ऐश पसंद फ़रौन था। अपने आराम की खातिर वो लोगों को भेड़ बकरियों की तरह कत्ल करवा देता था। हर तरफ खाना जंगी का समा था। मिस्र की सल्तनत दम तोड़ रही थी। सरहदों पर चारों तरफ से छोटे मोटे मुल्क हमला करते और लूट मार करके भाग जाते। मिस्र में हर तरफ एक अफरा तफरी मची थी। जिस वक्त अंबर मिस्र की सरहद में दाखिल हुआ तो उसे चंद एक मिस्री फौजियों ने रोक लिया। कौन हो तुम और कहाँ से आ रहे हो? अंबर इस वक्त एक शहर शहर फिरकर बीमारों का ऐलान करने वाले हकीम के भेस में था। उसने कहा, मेरा नाम अंबर हकीम है। मैं फ़लस्तीन के सूबे से आ रहा हूँ। मैं दुखी बीमार इंसानों की तीमारदारी करता हूँ। सिपाही ने कहा, तुम ठीक वक्त पर आए हो। हमारा एक सिपाही कल से सख्त बीमार है। उसका इलाज कर दो। अगर तुमने उसे तंदुरुस्त कर दिया तो तुम्हें सरहद अबूर करने की इजाज़त मिल जाएगी, वरना तुम्हें इसी जगह कत्ल कर दिया जाएगा। अंबर दिल में घबरा गया कि ये किस मुसीबत में फंस गया है। उसे अपनी दवाइयों और खुदाए वाहिद पर बड़ा भरोसा था। उसने कहा, मुझे मरीफ के पास चलो, आओ मेरे साथ। पहरेदार अंबर को साथ लेकर चौकी की कोठरी में दाखिल हो गया। कोठरी के अंदर एक मिस्री सिपाही खजूर की चटाई पर पड़ा था। वो नीम बेहोश था। बुखार से उसका जिस्म तप रहा था। अंबर ने उसकी आंखें खोल कर देखा। अपनी संदूकची में से जड़ी बूटियों का अरक निकालकर मट्टी के प्याले में डाला और सिपाही के हलक में उंडेल दिया। उसके बाद उसने नदम गंधम रेत का लेप उसके माथे पर करना शुरू कर दिया। रेत गर्म हो जाती तो वो उसे उतार कर उसकी जगह ताज़े रेत का लेप कर देता। चंद लम्हों के बाद मरीज़ैन का बुखार टूट गया और उसने आँखें खोल दी। सिपाही पहरेदार बहुत खुश हुआ और उसने अंबर को सरहद उबूर करने की इजाज़त दे दी। अंबर ने रब्बे अजीम का शुक्र अदा किया कि उसकी जान अजाब से छूटी। मिस्र की सरहद से एक कच्चा रास्ता जो कि पत्थरों से अटा हुआ था, एहराम की तरफ जाता था। अंबर घोड़े पर सवार इस रास्ते से गुजरा हुआ एहराम के खंडरों के पास पहुंच गया। उसे याद आया कि 1000 बरस पहले जब वो इन एहराम में आया करता था तो एहराम की बुनियादें खोदी जा रही थी, मगर 1000 बरस गुजर जाने के बाद आज इस एहराम के छतरों के टुकड़े उड़ गए थे और जगह जगह खुश्क झाड़ियाँ उग रही थी। वो ज़माने की बेरहम तब्दीलियों को देखता हुआ आगे गुजर गया। सरहद उबूर करते ही उसे मालूम हो गया था कि फ़िरौन को कत्ल करके फ़ौज के सिपाह सालाना मुबारका ने तख्त पर कब्ज़ा कर लिया है। इस वक्त मिस्र पर फ़ौज की हुकूमत है। रास्ते में अंबर को कई फ़ौजी दस्ते गश्त कर रहे थे। अंबर उन्हें सलाम करता हुआ आगे गुजर जाता। सबसे पहली बस्ती जो उसे मिली वो एक छोटा सा कस्बा था। इस कस्बे के कच्चे मकानों पर वीरानी बरस रही थी। अंबर को प्यास महसूस हो रही थी। उसने एक मकान का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से किसी ने कोई जवाब न दिया। कई बार दरवाजे पर हाथ मारने के बाद एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। वो डरा हुआ था और उसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। उसने सहम कर पूछा, कौन हो तुम?
अब हमारे पास कुछ नहीं रहा, जो कुछ था मुबारका के सिपाही लूट कर ले गए। अंबर ने बूढ़े को तसल्ली दी और कहा कि वो सिर्फ थोड़ा सा पानी पीना चाहता है क्योंकि उसे प्यास लगी है। बूढ़े ने इधर उधर देखा और कहा, अंदर आ जाओ। अंबर डियोड़ी में एक चटाई पर बैठ गया। बूढ़े आदमी ने उसे और उसके घोड़े को पानी पिलाया। उसने बताया कि मुबारका ने फिरौन को कत्ल कर दिया है और लोगों पर बड़ा जुल्म ढा रहा है। उसके सिपाही हर तरफ लूट मार कर रहे हैं, लोगों को बेदरीग कत्ल कर रहे हैं। अंबर ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है फौजियों की छावनी की जगह है? मैं परसों शहर गया था। मैंने देखा था कि फौजियों की कोठरियां शहर से बाहर दरियाए नील के किनारे अबू संबल के इहराम के पास बनी हुई थीं। अंबर ने पूछा, बाबा क्या मुबारका के पास बहुत ज्यादा फौज है? अगर ज्यादा फौज न होती तो वो तख्त पर कब्जा कैसे करता? उसने बेपनाह फौज भर्ती कर रखी है। क्या उसकी फौज में संगबारी करने वाली मंजनीकंतें भी हैं? इसका मुझे इल्म नहीं, मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? अंबर ने बात बनाते हुए कहा, मैं सिर्फ अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहता था। उसके बाद अंबर ने बूढ़े मिस्री का शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार होकर आगे रवाना हो गया। बूढ़े मिस्री से उसे ये भी मालूम हो गया था कि मिस्र के दारुल सल्तनत का नाम अब मेम्फिस है। पुराना दाराए हुकूमत ठीस खंडर बन चुका है। नया दारुल हुकूमत वहाँ से 1 दिन और 1 रात के सफ़र पर वाक़े है। अंबर सारी रात सफ़र करता रहा। दिन चढ़ा तो वो एक नखलिस्तान के करीब से गुजर रहा था। यहाँ उसने चश्मा का ठंडा पानी पिया और अंगूर तोड़कर खाए। घोड़े को भी घास चढ़ने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर आराम करने के बाद वो मेम्फिस की तरफ चल पड़ा। सूरज गरूब हो रहा था कि उसे मिस्र के सबसे बड़े शहर और दारुल हुकूमत मेम्फिस की फसील के आसार नजर आए। शहर के दरवाजे पर उसे पहरेदारों ने रोका। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? कहाँ जाना है? यहाँ भी अंबर ने यही कहा कि वो फ़लस्तीन के एक सूबे से है। वो हकीम है, फिर कर बीमारों का इलाज करता है और मेम्फिस में अपने एक हकीम दोस्त से मिलने आया है। उसने पहरेदारों में मुश्क और नाफे तकसीम किए और यूं उसे शहर में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई। वो मिस्र के नए दारुल हुकूमत मेम्फिस में दाखिल हो गया। इस शहर को आबाद हुए 1000 साल गुजर गए थे। 1000 बरस पहले अंबर के ज़माने में इस शहर का कहीं कोई नामो निशान भी नहीं था। ये शहर भी दरियाए नील के किनारे पर ही आबाद किया गया था, मगर ऊपर की तरफ था। यहाँ सैलाब का खतरा नहीं था। अंबर रात होने से पहले एक कारवान सराय में पहुंच गया। यहाँ पहले से ही एक काफिला उतरा हुआ था और हर तरफ बड़ी चहल पहल थी, मगर अंबर ने महसूस किया कि लोगों के चेहरों पर एक परेशानी और वहशत सी है। कोई भी शख्स उसे मुतमीन नजर ना आया। नौकर को कुछ सिक्के देके उसने घोड़े के चारे पानी का बंदोबस्त करने को कहा और खुद थोड़ा बहुत खा पीकर सराय के सहन में लकड़ी की एक चौकी पर बैठकर कहवा पीने लगा। सराय का मालिक भी उसके पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मेरी बीवी कई साल से बीमार है। अगर तुम उसका इलाज कर दो तो मैं सारी उम्र तुम्हारा गुलाम रहूंगा। मैं उसका इलाज करूंगा, तुम्हारी बीवी जरूर अच्छी हो जाएगी। अंबर ने सराय के मालिक की बीवी का इलाज शुरू कर दिया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर बीमार औरत तंदुरुस्त हो गई। सराय के मालिक ने खुश होकर कहा, तुम इसके एवज मुझसे जो मांगो तुम्हें दूंगा। अंबर ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी सराय के एक कमरे में कुछ अरसा रहने की इजाजत दे दो। मैं इसके एवज तुम्हें पूरी उजरत अदा करूंगा। नहीं, मैं तुम्हारा हक जरूर दूंगा। अंबर बहुत खुश हुआ कि उसकी रहाइश का मसला बिना किसी शोर शराबे के बड़ी आसानी से तय पा गया था। उसने बाजार से कुछ जरूरी सामान खरीदा और सराय के एक कमरे में डेरे लगा लिए। अब उसने सबसे पहला काम ये किया कि पुराने दारुल हुकूमत थीस का पता दरियाफ्त किया और एक रोज उसकी जानिब चल पड़ा। थीस शहर उसका वतन था। वो यहीं इस शहर में पैदा हुआ था। यहीं उसने रिजाल के घर में परवरिश पाई थी। इसी जगह वो अपने बेवफा दोस्त कहरमान के साथ खेला करता था। यहीं कहरमान ने फिरौन बनने के बाद उसकी वालिदा मलिका को जहर देकर हलाक किया था। इसी शहर के बाहर इहराम में उसकी माँ की कब्र थी। अपनी माँ की कब्र पर दुआ पढ़ना अपना सबसे पहला फर्ज समझता था। पुराने इहराम के पत्थरों से हटकर कुछ पत्थरों के किनारे उड़ गए थे और जगह जगह खुश्क झाड़ियाँ उगाई थी। अंबर को अब यकीन हो गया था कि वो 1000 बरस बाद वहाँ आया है। हालांकि 1 माह पहले वो अपने शहर और महल को सुनता बसता छोड़कर गया था, मगर 1000 बरस गुजर गए थे। वो बड़ी मुश्किल से तलाश करता हुआ पुराने इहराम के नवार में पहुंचा।
उस घार का दरवाज़ा बड़े से पत्थर ने बंद कर रखा था। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अंबर को यकीन था कि उसकी वालिदा मलिका की कब्र उस घार के अंदर है। वो अपनी माँ की कब्र पर दुआ पढ़ना चाहता था,